नमस्ते सभी को। बहुत सारी बीमारियां हैं और बहुत सारी बीमारियों के आवाज़ ठीक है। बहुत सारी बीमारियों में हमें जवाब भी मिल जाते हैं, उनके आंसर भी मिल जाते हैं और ठीक भी हो जाती हैं। फिर भी लोग कुछ ऐसी चीज़ें कि डर जाते हैं। डर मतलब आप लोगों ने देखा होगा 2-3 साल पहले कोविड में ऐसा लगता था घर के बाहर गए, कोविड लगा और पूरी की पूरी फैमिली खत्म। मतलब ये एहसास था, ये डर था लोगों के दिलों में। तो वो डर किस चीज़ का था? कोरोना से या कोविड से डर नहीं था, डर था मौत से। क्योंकि डेथ होती है, जहाँ डेथ होती है वहाँ डर होता है। अब टीबी से कोई नहीं डरता क्योंकि दवाइयाँ हैं, मगर कोई HIV सुने तो डरता है और कैंसर सुने तो डरता है। कैंसर से क्यों डरता है? एक तो एकदम कैंसर शब्द ऐसा लगता है मर जाएंगे, ख़त्म। या फिर लंबी लंबी ट्रीटमेंट 5-5 साल 10-10 साल और उसके इतने सारे साइड इफ़ेक्ट और फिर इतना सारा लंबा सारा बिल। मतलब कॉमन व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है, उनके बस के बाहर की चीज़ें होती हैं। फिर भी अगर कुछ हो गया तो फिर आदमी बीमारी से नहीं, डर से पहले जाता है। आज मुझे बताओ, कोविड से कौन डरता है? अभी कोई डर रहा है? कोविड अभी भी है, नहीं डर रहे, इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। उस समय हमें इतना डराया गया था कि हम डर के हमारे दरवाजे बंद करके ही बैठे बहुत सालों तक, बहुत टाइम तक। तो वैसे ही मैंने देखा है कि मेरे लाइफ में कुछ ऐसे हादसे भी हुए हैं जो मैंने लोगों को देखा कि डर के बाद क्या होता है, और वही व्यक्ति जो बिना डरे सामना कर रहा था वो आज तक जिंदा है। और मैं ऐसे 2-4 एग्जाम्पल दूंगी और उसके बाद ये भी बताऊंगी कि न्यूरोथेरेपी से कितने कैंसर ठीक हुए हैं। और उसके बाद आज हम कीमोथेरेपी जिनको दी जा रही है, जिनको रेडिएशन दिया जा रहा है, उनकी लाइफ क्वालिटी को हम ठीक कर रहे हैं न्यूरोथेरेपी द्वारा। तो न्यूरोथेरेपी से जो तकलीफ़ें हैं, जो साइड इफ़ेक्ट है, उनमें फ़ायदा हो रहा है, लोग खुश हो रहे हैं। ऐसे तो 10-12 रिपोर्टें हैं, पर यहाँ मेरे पास अब टाइम लिमिट में, आपको भी पता है कि सुबह से सब टाइम गिन गिन के बैठे हैं और ऊपर से खड़े रहते हैं सिर पे। तो इसीलिए टाइम लिमिट है, तो मैं उस लिमिटेशन में ही बात करूँगी। डर की जो बात बता रही हूँ, मैं खुद की बात बता रही हूँ। मेरी मम्मी को कैंसर था और काफ़ी लास्ट स्टेज में, मतलब 82 की उम्र थी जब उनको हुआ। लिम्फेटिक कैंसर यहाँ और यहाँ लिम्फ आ गई थी 2। तो मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर उसको टाटा हॉस्पिटल नाम पता था और टाटा की नई बिल्डिंग बनी थी। तो मम्मी को हमने बोला ये बॉम्बे हॉस्पिटल है, खाली वो गांठ के लिए टेस्ट के लिए जाते हैं। तो कई दिन तक हम बॉम्बे हॉस्पिटल जाते रहे, आते रहे, और उसके बाद में काफ़ी सारी चीज़ें की। तो वो बोले कुछ नहीं होगा, इतनी उम्र में कुछ करेंगे भी नहीं, न कीमो न कुछ। तो ठीक है, तो हम तो चाहते भी नहीं थे कुछ करना। तो मैंने कहा जो उम्र भगवान ने दी है वो ठीक है, जितना दिन उसने जीना वो जिएगी। तो हमने नेचुरोपैथी न्यूरोथेरेपी स्टार्ट की और धीरे धीरे वो गांठें वाँठें सब खत्म हो गई थी। तो उसके बाद एक हमारे बहुत जानकार, मतलब क्लोज डॉक्टर थे, वो आए थे, बोले कि प्लीज़ आप ना एक बार एक कीमो वाले के पास मिल के आओ। मैंने कहा नहीं करना है। बोले नहीं आप मिल के आओ। तो फिर वापस मैं मम्मी को ले गया और तब तक वो काफ़ी ठीक हो चुकी थी, घर में काम वाम करने लग गई थी। तो जब हम वहाँ गए तो वो डॉक्टर ने भी देखा, फिर बोल दिया कि नहीं कुछ नहीं करना है। तो ठीक है, लेकिन जैसे हम उठे तो मम्मी ने उसका हाथ पकड़ के पूछा बेटा मुझे हुआ क्या है, मैं मतलब क्यों ये लोग इतना वो गांठों के लिए तकलीफ घड़ी घड़ी लाते हैं ले जाते हैं। वो सामने, जबकि मैंने उनको कहा था मम्मी को नहीं बताना, मगर वो मम्मी के सामने चेयर पे बैठे और बोले माता जी आपको ऐसे ऐसे कैंसर की गांठें हैं, अब आपकी उम्र में इलाज नहीं हो सकता वगैरह। और मम्मी जो हमेशा चल के सीढ़ियाँ उतरती चढ़ती, उस दिन वो उस सीढ़ी उस कुर्सी से वो उठ नहीं सकी।
उस कुर्सी से उठ नहीं सकी और इतना घबरा गई वहाँ पर ही, मुझे व्हीलचेयर लानी पड़ी क्योंकि वो नहीं उठ सकी। और उसके बाद वो गिव अप हो गया और कुछ दिनों में वो चली गई। ऐसे ही मेरे एक पहचान के अपने थेरेपिस्ट हैं, उनके पापा को भी उसी टाइम पे सेम जॉ का कैंसर था, मगर उनको बताया नहीं गया था और वो तम्बाकू खाने से हुआ था। तो वो भी कुछ न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट वगैरह ले रहे थे। आज मम्मी गई थी 18 में, वो बंदा आज तक ठीक ठाक है क्योंकि उनको पता ही नहीं है, नॉर्मल है, खाना पीना सब खा रहे हैं। तो ये मैंने डर देखा था कि डर के बाद क्या होता है। तो डर के बाद सीधा ऊपर का बुलावा आ जाता है। इसीलिए किसी भी बीमारी में डरना नहीं है, चाहे वो कैंसर हो, कोई भी हो। अगर कोई बीमारी आई है, अगर शरीर के अंदर से आई है, तो शरीर के अंदर से इलाज हो सकता है। न्यूरोथेरेपी वालों को तो ये पता होना चाहिए कि हम कोशिश करें, हम जान लड़ा दें, बंदा ठीक होगा ही होगा। अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपको ऐसे दूंगी जो ठीक हो चुके हैं। पेशेंट के नाम नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल होता है, लेकिन मैं स्टोरियां बता सकती हूँ शॉर्ट में। सबसे पहले हमारे पास एक 3 साल का बच्चा था जो गुजरात से आया था। 3 साल की उम्र में उसको डिटेक्ट हो गया कैंसर है, वो भी ल्यूकेमिया। उसके बाद वो टाटा में आए, 3 साल टाटा में ट्रीटमेंट चली। उसके बीच में उसके टेस्टिस में भी आ गया था, वो भी ऑपरेशन हो गया। और उसके बाद फिर से वो 3 साल तक कीमो भी हो गए, रेडिएशन हो गए। एंड में डॉक्टरों ने कह दिया अब कुछ नहीं होगा। जब कुछ नहीं होगा, उस समय गुरुजी को पहचानने वाले थे, ये 97 की बात है। तो किसी केमिस्ट ने गुरुजी का कार्ड दिया कि आप वहाँ जाइए, एक बार उनसे मिलिए। तो वो आए और सारा सामान वामान लेके, मैं भी थी, गुरुजी बैठे हुए थे। तो उन्होंने गुरुजी से पूछा ऐसा ऐसा है, क्या हो सकता है? तो गुरुजी बोले बेटा ये ठीक हो जाएगा। तो बोले सर आप कैसे बोल रहे हो ठीक हो जाएगा? हम टाटा से लड़के सारी दवाइयाँ फेंक के आए हैं और 3 साल से इलाज चल रहा है। तो उन्होंने एक ही शब्द बोले थे, मैं भी कई बार बोलती हूँ, बेटा वो डॉक्टर हैं, भगवान नहीं है। और मैं भी मानती हूँ डॉक्टर डॉक्टर होता है, उसकी लिमिटेशन होती है, वो बताता है, मगर वो भगवान नहीं है। जिसकी उम्र बड़ी है वो आपके इलाज से बच जाएगा। तो इस प्रकार से उसका फिर ट्रीटमेंट शुरू हुआ। मुझे आज भी पेशेंट के भी याद रहते हैं। अब 97 की बात है, उसके हीमोग्लोबिन जो था वो 7-8 रहता था, प्लेटलेट उसके 25,000 और WBC 2-2.5 ऐसा ही रहता था। और उसके बाद जो ट्रीटमेंट शुरू हुई 15 दिन महीने में धीरे धीरे वो पैरामीटर बढ़ने लगे। 1 महीना हो गया, 1 महीने में हीमोग्लोबिन 9 पे आ गया, प्लेटलेट उसका 50-60-70 हज़ार हो गया। फिर धीरे धीरे WBC बढ़ गए और धीरे धीरे ये 1 महीना हुआ, 2 महीना, 3 महीने में नॉर्मल सब कुछ हो गया। बच्चा खेलने दौड़ने लग गया और हर बार वो टाटा भी जाते थे। उसकी माँ बोलती थी नहीं जाना, तो वो प्राइवेट उसके मामा कहीं लेके जाते थे। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती गई। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। फिर वो उसकी माँ ने ट्रीटमेंट सीख ली थी, वो अपना गुजरात में जाके देती थी। 4-5 साल हो गए तो उसके बाद वो डॉक्टर ने भी बोल दिया अभी ज़रूरत नहीं। और आज मैं आपको बताऊं वो बच्चा 35 साल का है। एक लड़की थी 21 एज, प्लास्टिक एनीमिया, बाद में वो ल्यूकेमिया में कन्वर्ट हो गया उदयपुर में। ये स्टोरी तो सबको पता है, वो लड़की ने आके स्टेज पे भी बोला हुआ है। तो वो उस समय उनका भी सेम, वो अहमदाबाद में इलाज कराते थे, उदयपुर में इतने बड़े हॉस्पिटल नहीं है। अहमदाबाद में 2-3 साल इलाज चला, बाद में उन्होंने कहा कि नहीं अब कुछ नहीं होगा। और उसका भी कीमो रेडिएशन सब हो चुका है। आप सोचिए कीमो रेडिएशन के बाद क्या हालत होती है। उस समय मैं 2005 21 अप्रैल को उसके घर गई थी, यहाँ से उदयपुर। उस समय उसके प्लेटलेट 5,000 थे, उसके WBC 2,000 ओनली,
और ये हीमोग्लोबिन था 6। ये कंडीशन थी, पूरे उसके दाग पड़े हुए सारे बॉडी में, पैच, और मुंह में से ब्लीडिंग, नाक में से ब्लीडिंग हो रही थी। तो ऐसे में गुरुजी से मैंने बात भी की। मैंने कहा गुरुजी, आप लोगों ने बुक में पता पढ़ा है ना एडीआर नहीं देना। मैंने गुरुजी से फ़ोन पे बात की, गुरुजी मैं इसको एडीआर दे रही हूँ। बोले बेटा डर लगता है। मैंने कहा देखिए मैंने ना स्टडी किया है, आप परमिशन दोगे तो मैं दूंगी। तो बोले नहीं बेटा दे दे, मगर आज ही टेस्ट करवाना। 5 है 6 हीमोग्लोबिन, 5 ये प्लेटलेट, अगर रॉन्ग हुआ तेरा डिसीजन तो नीचे चला जाएगा। पर मैंने देखा था बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन थी और बोन मैरो में भी इन्फ्लेमेशन थी। तो मुझे थोड़ा सा मतलब ये था दिल में कि नहीं हो सकता है। और मैंने ट्रीटमेंट दिया। एक तो उनका निगेटिव वातावरण, उसको थोड़ा चेंज किया, मम्मी पापा को थोड़ा बोला। माँ को उसको मैंने एक ही बात बोली, आज से आप सोचो आपकी बेटी बहुत साल जिएगी, उसकी शादी होएगी, उसके बच्चे होंगे, ऐसा आप सोचना, ड्रीम देखना चालू करो। और उसके बाद जो ट्रीटमेंट शुरू हुई, वहाँ करण सुनील थे उदयपुर में, उन्होंने ट्रीटमेंट दी। दिन में 4 बार 5 बार 6 बार। मेहनत होती है थेरेपिस्ट की और पेशेंस होते हैं पेशेंट के, ये 2 मिल के काम करते हैं। और उसका 1 महीने में रिजल्ट ऊपर आने लगा। हाँ, उसी दिन जब मैंने 3 ट्रीटमेंट खुद दी और मैं फिर एयरपोर्ट पे चली गई। और ये बाद में मैं एयरपोर्ट पे थी तो उनके पापा मम्मी, कोई मामा मामी सब एयरपोर्ट पे आए थे। तो मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि आज ट्रीटमेंट थोड़ी सी चेंज की थी। तो उन्होंने, मैं बोली हुआ क्या, तो बोले कि नहीं रिपोर्ट आई है उसकी। तो जब मैंने 2 बजे उनके घर से निकली, उन्होंने रिपोर्ट करवा ली थी, क्योंकि रोज़ का ही ब्लड टेस्ट होता था। और रिपोर्ट आई, आप यकीन करो नहीं करो, मेरे पास सारे रिपोर्ट्स हैं, 2-3 साल के सारे पैरामीटर हैं। उसका हीमोग्लोबिन था 9.5, उसका WBC था 3.5, और उसके जो प्लेटलेट थे 8,000 थे, 5,000 के, सिर्फ 3 घंटे में। और मैं खुद बिलीव नहीं कर पाती कि हम ऐसा न्यूरोथेरेपी, हम तो नहीं, न्यूरोथेरेपी ऐसा कर सकती है, पर कर सकती है। मैंने उनको एक ही कहा कि ये बच्ची का ना अगले महीने तक 1 लाख पे प्लेटलेट आएंगे, चिंता मत करो। और भगवान ने सुनी। और वो मई 21 को उन्होंने टेस्ट कराया, 95,000 थे। और उसके बाद वो कभी नीचे नहीं गया, हमेशा ऊपर ऊपर ऊपर। 6 महीने साल, फिर वो अहमदाबाद चेक कराने जाते थे, उन्होंने स्टीरॉयड बंद कर दिए, नेक्स्ट टाइम में उसकी दवाइयाँ बंद कर दी। उसके बाद जो B12 वगैरह वो भी बंद कर दिए, क्योंकि उसका हीमोग्लोबिन 12 तक रहने लगा। सब कुछ नॉर्मल हो गया। 2-3 महीने में प्लेटलेट 2.5-3 लाख पे आ गए। आज 2025, ये 2005 की बात है, आज भी वो ठीक है। जब वो 25 साल की हुई तो पापा ने फ़ोन किया मुझे, मैं शादी कर सकता हूँ मेरी बेटी की? क्यों नहीं कर सकते? मैंने कहा वो नॉर्मल है, 5 साल हो गए, कुछ भी तकलीफ नहीं ना? बोले नहीं। मतलब करो शादी। बच्ची की शादी भी हो गई, 2 बच्चे हैं उसके। तो ये ऐसे केस हम कर सकते हैं, अभी क्यों नहीं हो रहे ऐसे केस? मुझे आप लोगों से यही रिक्वेस्ट, हम बोल के खुश होते हैं, तालियां बजा लेते हैं, मगर आज हमारे पास ये पेशेंट आते भी नहीं हैं ज़्यादा, क्योंकि हमने वो अवेयरनेस, मतलब डर लगता है कैंसर के पेशेंट लेने में। और दूसरी चीज़ है कि हमारा न्यूरोथेरेपी की इतनी अवेयरनेस नहीं कि लोग हमारे पास भाग के आएँ। पहले तो सब एलोपैथी में ही जाएंगे, फिर होम्योपैथी करेंगे, फिर जब कुछ नहीं बचेगा तब आपके पास आएंगे। तो वो थोड़ी सी मुश्किल है। और इसके बाद में भी कई पेशेंट और भी थे, अब मैं 2 पे बंद करूँगी। 3-4 पेशेंट हैं ऐसे जो आज भी ठीक ठाक हैं, ये 15 साल हो गए। पर उन्होंने, चाहे वो मोटर न्यूरॉन हो, सभी लोग याद रखिए, आप न्यूरोथेरेपिस्ट हो, प्लीज़ पेशेंट ठीक करने के लिए टाटा हॉस्पिटल 3 साल लेता है, आपके दूसरे हॉस्पिटल भी 2 साल 3 साल मोटर न्यूरॉन को ठीक नहीं कर पाते, 2-3 साल भी करके। मगर आप 1 साल मेहनत करोगे तो आपका मोटर न्यूरॉन भी ठीक होगा और आपका कैंसर भी ठीक होगा। मगर 1 ईयर चाहिए, 1 साल चाहिए कम से कम। ये आप लोगों को ध्यान रखना है प्लीज़। तो ये जो चीज़ें हैं, ये अभी मैं थोड़ा सा मतलब अभी
कैंसर के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, क्या है क्या नहीं, क्योंकि देखिए हमारे न्यूरोथेरेपी की जो भी कमियां हैं हम जानते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, मैं खुद साइंस स्टूडेंट नहीं हूँ, तो थोड़ा सा नॉलेज उन चीज़ों के बारे में होना चाहिए जो हमें मतलब थोड़ा सा, मैं बहुत नहीं कहती, हम डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन फिर भी कैंसर यानी क्या होता है, क्यों होता है और उससे क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो साइड इफ़ेक्ट क्यों होते हैं, कीमो यानी क्या चीज़ है कि उससे हम मतलब ठीक होने के बदले हम बीमार हो जाते हैं ज़्यादा, या हमें तकलीफ़ें बहुत हो जाती हैं। तो आपको क्या लगता है कीमो होने के बाद अगर 10 पेशेंट की तो 10 के 10 ठीक हो जाते हैं, ऐसा है क्या? तो हम भी सुनते हैं ना, और वो डर भी रहता है मन में, तो वही चीज़ें हैं। तो मैंने जो ये बताया, अगर आपको किसी को भी मतलब चाहिए होगा तो हमारा शायद 2024 में मैंने ये प्रेजेंटेशन किए हुए हैं, मैं आपको पूरा का पूरा पीपीटी भेज दूंगी कैंसर पे, जो पेशेंट ठीक हुए उनके रिपोर्ट, उनका सब यूट्यूब पे है, आप देख भी सकते हो, ठीक है। तो इसमें है कि शरीर के कुछ सेल होते हैं, अभी हमारे सेल कैसे हैं, पीपीटी आप चालू करो, हाँ लेकिन वो फिर मैं बाद में भूल जाती हूँ स्लाइड। हाँ लैपटॉप हटा लो, आप रख लो। इधर रख लो, ऊपर रख लो, धीरे धीरे, आप उसको स्लाइड चेंज करते रहना। तो हमारी बॉडी के जो सेल है ना, 1 से 2, 2 से 4 होते हैं ना, क्यों? क्योंकि हर सेल को नया बनना, जब एक सेल होता है उसकी उम्र ख़त्म हुई, वो बीमार हुआ, बूढ़ा हो गया, तो वो चेंज होता है, तो उसके फिर वो मदर डॉट सेल के 2 नए सेल बनते हैं, डॉटर सेल, और उस समय अगर बहुत अच्छा न्यूट्रिशन ऑक्सीजन उस सेल को मिल रहा है तो नए सेल अच्छे बनते हैं। ये हमारा भी सिद्धांत है न्यूरोथेरेपी का कि हम उस जगह पे न्यूट्रिशन ऑक्सीजन पहुंचाते हैं जो सेल को मिलने से वो उनकी ग्रोथ जो है नए सेल की अच्छी होती है। तो वैसे ही जब ये सेल को, बहुत सारे कारण हैं, मानसिक टेंशन हो सकता है, कुछ बीमारी छोटी मोटी, जैसे कुछ न कुछ बीमार रहे और हमारा इम्यून सिस्टम लो हो गया, या फिर डेफिशिएंसीज हैं विटामिन्स की, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण कहीं ना कहीं म्यूटेशन में जब हमारे सेल टूटते हैं, नए बनते हैं, तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। कोई ऐसी गड़बड़ होती है जिसका किसी भी अभी तक साइंटिस्ट को पता नहीं है, और फिर वो वहाँ पर वो जो टूटे सेल हैं, जो बीमार सेल हैं, उनकी ही ग्रोथ शुरू हो जाती है, और वो जो ग्रोथ होती है वो 1 से 4, 4 से 8 ऐसे धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इसको चेंज, हाँ ये रुको। तो इस प्रकार से होता है ये कि हमें पता भी नहीं होता है कि हमारे शरीर में कब कहाँ से, क्योंकि कैंसर सेल तो हर एक के शरीर में है, वहाँ पर एनवायरनमेंट अगर खराब हुआ तो वो बढ़ते हैं, और अगर उनको मतलब उनको जो चीज़ें नहीं चाहिए वो ना दें, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा है, हमारे विचार अच्छे रहते हैं, तो ये चीज़ें कम रहती हैं। तो इस प्रकार से इनका मतलब थोड़ा धीरे धीरे कोई ऐसी चीज़ें या जेनेटिक डिफेक्ट हो सकते हैं, जीन्स में से आ गया, तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं, कारणों का तो बहुत हिसाब किताब लंबा चौड़ा है। तो जो हम ये टाइप ऑफ कैंसर जो हैं, इसमें थोड़ा सा मैं बताऊंगी। हमें लगता है कैंसर शब्द, अब मैं आपको बोलूं, न्यूरोथेरेपी में फ़ोन आते हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट बता दो, अरे कौन सा कैंसर, कहाँ का कैंसर, कहाँ हुआ, कब हुआ, आप हिस्ट्री भी नहीं बता रहे और कैंसर की ट्रीटमेंट पूछ रहे हो। आपको पता है लिम्फ
के कैंसर का अलग ट्रीटमेंट होगा, हार्ट के लिए अलग होगा, ये लंग्स के लिए अलग होगा, ओवरी के लिए अलग होगा, ब्रेस्ट के लिए अलग, सब ट्रीटमेंट अलग अलग होती हैं। फिर पेशेंट का एनवायरनमेंट, उसका लाइफस्टाइल, उसको ये सारा कुछ देखना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। ऐसे ही कोई कैंसर है, इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा सा हम ये करें कि टाइप क्या है कैंसर के, वो बताएं। तो कैंसर टाइप में पहले सबसे आता है कार्सिनोमा। अब ये शब्द तुम लोगों ने सुना होगा, सीनियर लोगों ने काफ़ी सुना होगा, जूनियर लोगों को थोड़ा थोड़ा सुना होगा कि हाँ कार्सिनोमा करके कोई कैंसर होता है। ये बेस के सेल होते हैं, एपिथेलियल सेल। तो ये ज़्यादातर जहाँ बेसिक सेल जो एपिथेलियल सेल में आता है उसको कार्सिनोमा कहते हैं। तो ये कार्सिनोमा मोस्टली जैसे लंग्स हैं, प्रोस्टेट हैं, या कोलन के अंदर, रेक्टम के अंदर, वहाँ पर हो सकता है। सेकंड है सार्कोमा। अब जो ये सार्कोमा है ये ज़्यादातर बोन, मसल्स के अंदर और फैट्स, जहाँ फैट ज़्यादा डिपॉजिट हो, फैट सेल में ये घुस सकता है। और ब्लड वेजल, इनके कनेक्टिव टिश्यू, अभी ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है, तो कनेक्टिव टिश्यू में ये पाया जाता है, जिसको सार्कोमा कहते हैं। उसके बाद ल्यूकेमिया। अब ल्यूकेमिया क्या है कि बोन मैरो के अंदर कुछ हो गया। अब बोन मैरो ब्लड सेल सारे बनाते हैं, अब बोन मैरो में इन्फ्लेमेशन हो गई है, इन्फेक्शन हो गया है, कोई चोट लग गई है, कुछ भी हो सकता है जिसके कारण वहाँ के सेल ने ब्लड सेल बनाने कम कर दिए, या फिर वो बना ही नहीं रहा, दोनों कंडीशन होती हैं, तो इसको ल्यूकेमिया कहते हैं। उसके बाद है लिम्फोमा। लिम्फोमा है, जैसे नाम से ही आप सुन सकते हो कि वो लिम्फ का हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है, जिसको मतलब लिम्फेटिक सिस्टम में, लिम्फेटिक नोड में कहीं कैंसर हो सकता है। मल्टीपल माइलोमा, ये भी मैंने आजकल बहुत सुन रही हूँ, प्लाज्मा के अंदर होता है। जो प्लाज्मा है ब्लड के अंदर, जो ब्लड सेल बाजू में किए तो जो पानी होगा उसको प्लाज्मा कहते हैं। तो ब्लड के प्लाज्मा में ये माइलोमा हो जाता है, और इसके कारण फिर जो ब्लड सेल हैं उनकी मतलब वो डैमेज होके डेथ होने लगती है, और ये हर जगह जगह सिस्ट। अब कैंसर एक्चुअल में एक सेल में अगर हो गया तो वो सेल थोड़ा बड़ा दिखेगा, अपने नॉर्मल सेल जैसा नहीं दिखेगा, थोड़ा सा उसका साइज बड़ा होता है। जब वो साइज बड़ा होता है तो तुरंत ये जो टेस्ट होते हैं उसमें दिखने लगता है ये एबनॉर्मल सेल है। तो इसीलिए फिर वो एबनॉर्मल सेल है, लेकिन किस टाइप का है, सार्कोमा है, लिम्फोमा है, ये कार्सिनोमा है, ये बायोप्सी से मोस्टली पता चलता है। सिर्फ एमआरआई करते हैं, स्कैन करते हैं, उससे नहीं पता चलता। तो इसका स्पेशली पेट स्कैन से भी थोड़ा पता चलता है, लेकिन बायोप्सी से वो किस टाइप का है, क्या उसके अंदर कौन से सेल हैं, प्रोग्रेसिव है या स्लो है, ये सब टाइप हमें बायोप्सी से पता चलते हैं। तो ये शरीर को जो एंटीबॉडीज बनाते हैं ये बोन मैरो में ज़्यादा जगह घेर लेती हैं, मतलब एंटीबॉडीज जो होती रॉन्ग बनती हैं और वो बोन मैरो को ही घेर के उसके अंदर फिक्स हो जाते हैं, और बोन मैरो फिर काम नहीं कर पाते। जो बोन मैरो के सेल हैं, स्टेम सेल, वो काम नहीं कर पाते। इसके बाद है मेलानोमा, स्किन कैंसर। क्यों? क्योंकि ये मेलानोसाइट से बनता है। अब मेलानोसाइट जो स्किन का कलर लाते हैं वो मेलानोसाइट में ये आ जाता है, तो ये पूरी स्किन के अंदर फैल जाता है, और ज़्यादातर ये तिल से शुरू होता है। इसीलिए हमारे मतलब मुझे याद आता है, मेरी दादी वगैरह कहते थे ज़्यादा अगर किसी को तिल होने लगे तो ध्यान दो। तो मुझे नहीं समझा था वो, लेकिन बाद में पढ़ने के बाद समझा कि तिल का मतलब बात ज़्यादा होने लग गए सर्टन एज के बाद तो वो खतरनाक है। वो उन्होंने कभी कैंसर नहीं बोला, लेकिन खतरनाक बोला था। तो वो बाद में पता चलता है कि लोगों को नॉलेज होता है, खाली वो साइंटिफिक भाषा में बता नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार से ये लिम्फ नोड, लंग्स, लीवर, ब्रेन तक भी जा सकता है। प्लाज्मा, ब्लड तो हर जगह जाता है ना, तो ये बॉडी में सब जगह जा सकता है।
फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो ट्यूमर्स होते हैं, ब्रेन में ट्यूमर होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, मैं भी बताऊंगी। मेरे पास एक है ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट, बहुत अच्छा है, उसका वीडियो दिखा दूंगी। मतलब बहुत लंबे लंबे इतने केस मैं बता नहीं सकती आपको, सिर्फ आपको एग्जाम्पल दूंगी, अगले साल केस बता देंगे। तो ये नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। ब्रेन में जगह कम होती है, असल में तो भगवान ने जगह कहीं भी ज़्यादा दी नहीं है। बॉडी का हर एक पार्ट फिक्स होता है अपनी जगह पे, दूसरा पार्ट उसके बाजू में फिक्स होता है, बीच में ब्लड वेजल है, लिम्फ वेजल है, वो आती जाती हैं, तो कहीं भी जगह नहीं होती है किसी भी चीज़ को अंदर ये करने के लिए। तो ब्रेन में और भी कम जगह होती है, वो जो सेल होते हैं, न्यूरॉन होते हैं, उनके बीच में जगह बहुत कम होती है। तो ब्लड भी आपको पता है ना, ब्रेन के अंदर नहीं जाता, वो बाहर से ब्लड वेजल होती हैं, और वो हमारे एस्ट्रोसाइट उसको अंदर भेजते हैं, ब्लड में से चीज़ें लेके भेजते हैं, तो उसको ही ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं हम, कि बैरियर है जो ब्रेन के अंदर ब्लड को जाने नहीं देता। हाँ, ब्रेन को जो चाहिए वो चीज़ें लेके उसको देता है, तो वहाँ उसने एक बंदा रखा हुआ है जो आपको चीज़ें सप्लाई करेगा, वो आप खुद उधर नहीं जा सकते वो एरिया में, ऐसा ब्रेन का भी सिस्टम है। तो इसीलिए उसमें जगह कम होती है, और ट्यूमर हो जाए, ट्यूमर खाली 1 सेंटीमीटर या आधा सेंटीमीटर है तो भी तकलीफें होनी शुरू होती हैं। अब हमें लगता है ब्रेन ट्यूमर है, अब ब्रेन ट्यूमर कहाँ है, फ्रंटल में है, पीछे है, आगे है, किधर है, उस एरिया को वो कवर करता है, जिस एरिया में है उस एरिया को कवर करेगा, तो वहाँ के ऑर्गन डैमेज होंगे। तो ब्रेन ट्यूमर ऐसा नहीं, कभी कभी किसी के होता है, लेकिन वो किसी हॉलो जगह में नीचे साइड में, तो वो कुछ नुकसान ही नहीं करता है, मगर कहीं ऊपर आ गया, किसी ब्लड वेजल को उसने दबाया, कहीं कुछ नव, ज़्यादातर तो नव का ही आना जाना है, ब्रेन से बॉडी, बॉडी से नव, तो किसी भी नव, आँख की नव को दबाया तो अंधा हो जाएगा, कान की नव को बताया तो कान में तकलीफ हो जाएगी, तो ऐसे पैरों में है जाने वाली जो नव मैसेज देने वाली, तो पैरों में तकलीफ हो जाएगी। तो ट्यूमर जो होते हैं ना, स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं या ब्रेन में होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में भी कई देखे हैं, जैसे L5S1 में है तो उनका चलना फिरना, देन यूरिन मोशन का सारा सिस्टम, मतलब वो नमनेस आना और पता ही नहीं लगना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें भी। तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर होते हैं, इसमें भी कुछ कैंसरिक होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, जो नॉर्मल है उनको बिनाइन कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये हैं, और कुछ कॉमन जो हैं जेंडर वाइज होते हैं, तो आप भी जानते हो, महिलाओं में पुरुषों में अलग अलग होते हैं, तो वो दिए हुए हैं। इसके बाद कुछ हम टेस्ट के बारे में जानेंगे, क्या टेस्ट करने चाहिए, आपको भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि अगर है तो डॉक्टर क्या करवा रहे हैं, थोड़ा सा हमें भी नॉलेज मिले ना, तो इसीलिए हम ये टेस्ट के बारे में जानेंगे। बायोप्सी मैंने बताया, जैसे टिश्यू निकालते हैं कि ये कैंसर का है कि नहीं है, और वो टिश्यू निकालने के बाद कंफर्म होता है कि हाँ कैंसर है, फिर उसका टाइप भी पता चलता है किस टाइप का है, कौन से सेल में है, कोई ऑर्गन है उसके स्टार्टिंग सेल में कि उसके अंदर वाले सेल में है, फिर उसका वो ग्रेड क्या है कैंसर की, ये बहुत ग्रोइंग है कि ये स्लो है, ये पता चलता है। उसके बाद है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में सीबीसी सबसे आसान, ल्यूकेमिया के लिए रोज भी करते हैं वो। उसके बाद है ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, ब्लड प्रोटीन टेस्ट हैं, जो प्रोटीन ही नहीं बन रहे ब्लड को बनाने वाले, उनका टेस्ट होता है। मल्टीपल माइलोमा का, ल्यूकेमिया, ये सब के लिए ब्लड टेस्ट से भी हमें पता चलता है। उसके बाद है स्क्रीनिंग टेस्ट, इसमें आपको मतलब सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, सोनोग्राफी है, ये सब आता है, और उसमें हम जितने भी टेस्ट हैं, समझो कोलोनोस्कोपी है, और इंटेस्टाइन्स के लिए अलग है, हम वो क्या इंडोस्कोपी करते हैं। तो इस प्रकार से ये भी सारे टेस्ट हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कैंसर सचमुच में है नहीं है। ट्यूमर नेक्स्ट, इसमें ये वाले सीटीसी टेस्ट हैं जिनसे
ब्रेस्ट पे प्रोस्टेट और कैंसर सेल का पता चलता है, जिसमें ज़्यादातर औरतों के लिए 125 CA चेक करते हैं, ताकि जो नॉर्मली जिनकी फैमिली हिस्ट्री होगी उनको चेक करना चाहिए। फिर ये मल्टी कैंसर टेस्ट हैं, गैलरी टेस्ट हैं या प्लाज्मा टेस्ट प्रमोटिंग, ये सारे बहुत सारे टेस्ट हैं। ट्यूमर मार्कर जो हैं, ट्यूमर किस टाइप का, क्योंकि सेल का ट्यूमर ही बनता है, वो छोटा हो बड़ा हो, तो ये ओवेरियन कैंसर है। फिर पैंक्रियाटिक कैंसर के लिए भी CA 125 करते हैं। PSA है ये प्रोस्टेट कैंसर के लिए, और CEA ये है कार्सिनियो एम्ब्रियोनिक एंटीजन। ये कोलन या रेक्टल में जो होता है, लंग्स, ब्रेस्ट, इन सभी कैंसर के लिए नॉर्मल है, मतलब आप ये ब्लड टेस्ट करवा सकते हो। PSA है, CA है और CEA है, ये नॉर्मली जब भी साल में एक बार ब्लड टेस्ट करवाते हैं उस समय भी आप करवा सकते हो। जिनको डाउट हो, फैमिली हिस्ट्री हो, वो करवा सकते हैं। अब इनके बाद आ गया कीमोथेरेपी। क्या है ये कीमोथेरेपी? हम तो इलाज करते हैं ठीक होने के लिए, तो बिगड़ क्यों जाता है जबकि हमें ठीक होना चाहिए इससे? तो हमारे अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं कि बिगड़ती हैं? तो बिगड़ने के लिए कीमो एक इलाज का एक इलाज ही है। कीमो एक विधि है इलाज की, जिसमें जो फास्ट चलने वाले सेल है ना, जो ग्रोइंग है, फास्ट ग्रोइंग, उनको ये कैप्चर करके पकड़ता है और उनको मारता है। ये कीमो का काम है। कीमोथेरेपी जो है वो इंजेक्शन के रूप में आती है, गोलियों के रूप में भी अभी आती है। तो वो जो है वो एक ऐसा मतलब ऐसा मेडिसिन है जो ग्रोइंग वाले सेल जो होते हैं, जो फास्ट डेवलप होते हैं, उनको मारते। तो कैंसर सेल ये बहुत फास्ट है। हमारे सेल 1 से 2 होंगे, 2 से 3, 4, लेकिन वो 4 से 8, 8 से 16 मल्टीप्लाई होते हैं बहुत। तो उनको, उनके लिए कीमो है। लेकिन हमारी बॉडी में भी ग्रोइंग सेल हैं बहुत फास्ट चलने वाले, तो अब वो पहचान नहीं पाती इसको मारना है कि इसको मारना है, ये भी भाग रहा है, ये भी भाग रहा है, वो दोनों को मारने लगती है। इसलिए हमारे अच्छे सेल भी मरते हैं, अच्छे सेल भी खराब होते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि कीमो के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। तो अब ठीक है, तो इस प्रकार से ये अच्छे बुरे सारे ही सेलों का गड़बड़ होती है। और अगर इम्यूनिटी अच्छी है, बंदा अच्छा, मैं नहीं कहती, मैंने एलोपैथी को कभी भी बुरा नहीं कहा है। एलोपैथी बहुत अच्छी है। हमें इमरजेंसी में एलोपैथी पर ही जाना पड़ता है। जान बचाने के लिए एलोपैथी बहुत अच्छी है। हाँ, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट हैं, वो ख़राब होते हैं। उसमें भी अगर डॉक्टर अच्छा है तो आपको बचाएगा साइड इफ़ेक्ट से और चीज़ों से। तो ये तो अब मतलब कैंसर के लिए मुश्किल है कहना। अगर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, ठीक होते देखा है एलोपैथी में, तो उसमें जल्दी से जल्दी पता चलना, निर्णय लेना, ऑपरेशन या फिर कीमो जैसी चीज़ें हैं जिनसे रिकवरी भी हो सकती है, नहीं ऐसा नहीं है, मगर नुकसान भी होता है। जिसकी इम्यूनिटी पहले से लो है, जिसके अंदर डेफिशिएंसी है, अगर उसको कैंसर हो गया तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है फाइट करना। तो ठीक है, तो इसमें हम अभी साइड इफ़ेक्ट, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं टेम्परेरी। जैसे आप लोगों को सबको होता है बाल गिर जाते हैं, क्योंकि बालों के जो फॉलिकल, जो जड़ें हैं ना, वो बहुत फास्ट ग्रो होती हैं। आपके 100 बाल दिन में गिरेंगे तो 100 उगाते हैं, तो वो फास्ट ग्रोइंग है, इसलिए उस पर असर होता है, तो वो बाल निकलने लगते हैं। फिर हमारे लाइनिंग जो है GIT ट्रैक की, गैस्ट्रोइंटेस्टिशियल लाइनिंग, वो फास्ट ग्रोइंग सेल होते हैं, वहाँ भी तकलीफ होती है। तो उसमें भी इसीलिए नौशिया और ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अब ये
जो नौशिया, वॉमिटिंग होती है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन या फिर भूख मरना, लो एपेटाइट, ये सब चीज़ें हो सकती हैं उसमें। कुछ चीज़ों में ऐसे कारण हैं कि ब्रेन में एक हिस्सा होता है, ये जो कीमो होती है आपकी एक जगह थोड़ी जा रही है, वो पूरी बॉडी में ब्लड के द्वारा घूम रही है, क्योंकि ब्लड लेके जा रहा है उसको। तो जब ब्लड लेके जा रहा है तो ब्रेन में भी जाएगा। तो ब्रेन के अंदर एक वॉमिटिंग सेंटर है जिसको हम बोलते हैं CTZ। इसमें लिखा है क्या? CTZ, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, एक ऐसा जोन है। जब CTZ को टॉक्सिन जैसे सिग्नल मिलने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी कीमो जा रही है और वो उसको सिग्नल देती है कि कुछ आ गया, कुछ आ गया, कुछ गलत है, कुछ गलत है, क्योंकि गलत को मारना है कीमो ने। तो ये जो एरिया है ये थोड़ा एक्टिवेट हो जाता है, तो इसे बाहर निकालना है। ये खराब है, ये सेल खराब है, क्योंकि जहाँ के भी सेल फास्ट ग्रोइंग है वहाँ वो पहुँचता है, तो वो जो एरिया है वो भी एक्टिवेट हो जाता है थोड़ा सा जब कीमो वहाँ पहुँचती है तो। और वो जो सिग्नल मिलते हैं ब्रेन से कि कुछ हानिकारक आ गया है, कुछ गड़बड़ आ गई है, कुछ टॉक्सिन्स आ गया, तो उसको निकालने के लिए वॉमिटिंग, नौशिया, ये सब होने लगता है। तो ये भी एक मतलब कीमो सिर्फ बॉडी में ही नहीं, कहीं भी किसी भी सेल को अटैक कर सकती है, तो जिसके कारण कंटिन्यू, और इंटेस्टाइन की वॉल में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, उसको इरिटेट कर देती है, और इसीलिए फिर वहाँ भी पचना और उसमें प्रॉब्लम आते हैं, डाइजेशन में, एब्जॉर्ब होने में, और वो भी नौशिया, ये फिर कॉन्स्टिपेशन, कभी लूज मोशन, ये सब सिम्टम होते हैं। इसके बाद है वहाँ पर इंटेस्टाइन की वॉल को जब इरिटेट करते तो वहाँ सेरोटोनिन भी बनता है। ये अभी बताएंगे आपको, कल है आपका, परसों है, चंद्र प्रकाश जी बहुत अच्छा लेक्चर देने वाले हैं। ब्रेन और गट कैसे बातें करते हैं आपस में, अरे तू ये कर, मैं वो करूँगा। तो वैसे ही ये जब ये इंटेस्टाइन की वॉल को इरिटेट करती है कीमो, तो वहाँ पर सेरोटोनिन रिलीज होता है, और ये बहुत तेजी से रिलीज होता है, और वेगस नर्व को एक्टिवेट कर देता है, वो ब्रेन को बोलने लगती है, और वहाँ से सिग्नल रॉन्ग होने के कारण फिर ब्रेन में वो रिफ्लेक्स उल्टी का आना शुरू हो जाता है बॉडी में, और फिर उसके कारण भी उल्टियाँ आती हैं। मतलब 2-4 चीज़ें जिसके कारण ये हमारी तबीयत बिगड़ती है। तो पेट और इंटेस्टाइन की वॉल को नुकसान पहुंचने के कारण फिर डायरिया, कॉन्स्टिपेशन सब शुरू होता है। एसिड इनबैलेंस होता है, क्योंकि वेगस एक्टिव हो गई तो एसिड बढ़ना ही बढ़ना है, तो वो भी एसिड भी रिफ्लेक्स होने लगता है। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। हेयर लॉस है, हेयर लॉस तो आपको पता ही है कि वो फॉलिकल बहुत फास्ट ग्रोइंग है, इसलिए उसके ऊपर भी जो फास्ट भाग रहा है उसको ही पकड़ के रोकना है इसको। तो ये दुश्मन को मारने जा रहा है, पर अपने लोग अगर भाग रहे हैं बच के तो उसको भी पकड़ लेता है। तो ये है गड़बड़ आदमी, मगर करें क्या, उसके बिना इलाज नहीं चल रहा है अपना, तो इसलिए फिर वो करना भी पड़ता है, और हमारे अंदर ये दुश्मन हमारे अंदर भी आके हमको ही नुकसान भी करता है। तो ये और एंटी के हिसाब से जो हमने देखा है सभी चीज़ों में, जब कीमो का होता है तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पैरामीटर हैं हम चेक करते हैं, तो ध्यान रखिएगा चेक करके कभी भी ट्रीटमेंट देना। हमारे पैरामीटर हैं, हम उंगलियां चेक करते हैं, हम लीवर जीरो, म्यूकस जीरो चेक करते हैं, हम एसिड अल्कली के पॉइंट चेक करते हैं। वो चेक किए बिना कभी ट्रीटमेंट नहीं देना, क्योंकि मैंने गुरुजी को बोला था, गुरुजी उसको थाइमस नहीं ADR देना, क्योंकि मैंने वो स्टडी किया था, पढ़ा था। तो वैसे आप पढ़े और इतनी बड़ी चीज़ को प्लीज़ बहुत ज़्यादा स्टडी सीनियर से सलाह लेके ही करना। अभी जाते ही बाहर मैं कैंसर ठीक कर सकता हूँ ये नहीं बोलना प्लीज़। तो ये बालों का भी होता है कि पूरी बॉडी के, आपके आईब्रो के, आपकी बॉडी के जहाँ भी बाल होते हैं सारे ही जाते हैं, पर बालों का ज़्यादातर होता है कि वापस भी आते हैं। कुछ चीज़ें कीमो के साथ थोड़े दिनों बाद ठीक होनी शुरू हो जाती हैं और नॉर्मल लाइफ भी बंदे की आ जाती है।
कुछ में ऐसा होता है कि नहीं ठीक होता। अभी ल्यूकेमिया जैसे इसमें आपके आरबीसी लो हैं, आपका हीमोग्लोबिन लो है, प्लेटलेट लो है, ये तो उसमें फिर वो ब्लीडिंग होती है, जख्म होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें, वो भी मतलब तकलीफ ही होती है। मैंने तो बच्चा देखे, बच्चे तो उसके पूरे हाथ मुंह में पैरों में ऐसे बड़े बड़े पैच, काले काले पैच, दांतों में ब्लड आ रहा है, मतलब बहुत तकलीफ में रहते हैं ये। और जो मैंने एक बोन का देखा, वो बताऊंगी मैं आगे, बोन कैंसर, मतलब आदमी बेड से उठ नहीं सकता, ऐसी तकलीफें हैं। तो ये वहाँ पर जख्म होना, नील होना, ऐसे पैच आना, ये सब उनके सिम्टम दिखते हैं, क्योंकि प्लेटलेट लो होने से क्लॉटिंग फैक्टर कम हो जाता है, जिसके कारण फिर क्लॉट नहीं बनते और ब्लड पतला होता है। मुंह के अंदर भी बहुत जल्दी कीमो के असर होते हैं, क्योंकि वो कीमो जो है ये हमारे बोन मैरे को, इस सेल को हिट करती है, वहाँ भी जाती है ना, तो वहाँ भी गड़बड़ करती, क्योंकि बोन मैरो में तो बहुत फास्ट बनते हैं ब्लड सेल, तो इसीलिए फिर वो ब्लड सेल पे भी हमला होता है। और पूरा मुंह के अंदर जो भी अपनी माउथ कैविटी है, उसके अंदर भी वो जो, क्योंकि बहुत नरम है, म्यूकस मेम्ब्रेन की जो लेयर है उस पे हमला होता है, और वो भी डैमेज होने लगती हैं। डेफिशिएंसी बहुत सारी आ जाती है, क्योंकि आपका लीवर नहीं काम कर रहा, आपका ये नहीं काम कर रहा, तो पचेंगे नहीं या फिर एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो वो कमियों के कारण भी मुंह के अंदर छाले वगैरह पड़ना, ये कॉमन चीज़ें हैं। सलाइवा कम बनता है, सलाइवा पे असर, सलाइवरी ग्लैंड पे असर होता है, और जिसके कारण सलाइवा स्लो बनता है, तो मुंह में सूखापन, मुंह के अंदर मतलब ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, आदमी को लगता है घड़ी घड़ी पानी पीते रहो, तो ये सब चीज़ें होती हैं। नर्व प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि नर्व के ऊपर भी तो असर किया ना ब्रेन पे, तो फिर नर्व की कोटिंग, माइलिन शीट निकलने लगती है, जो न्यूरॉन है अगर उनकी माइलिन शीट निकलेगी तो मैसेज ही नहीं जाएंगे एक दूसरे की जगह, और जैसे जिसके कारण फिर वो डैमेजेस शुरू हो जाते हैं, उसमें नमनेस, टिंगलिंग, बर्निंग हाथों पैरों में, ये शुरू हो जाता है। शरीर का की डिटॉक्स कैपेसिटी एकदम कम हो जाती है, मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस नहीं हो पाता, बंदा बोलना कुछ चाहता है बोल कुछ देता है, समझ में नहीं आता है क्या करें। इसमें और भी बहुत सारे विटामिन्स हैं, हमारे मिनरल हैं, उन पे भी असर होता है। सोडियम लो हो गया, बंदा बात ही नहीं कर पाता है, पोटेशियम हाई हो गया, तो ऐसे बहुत सारे, कैल्शियम लो हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम है जिनके कारण ये सब चीज़ें होती हैं। तो अभी आपके आसपास कोई कि ऐसे कीमोथेरेपी करने वाले होंगे तो आप ध्यान दो, उनको क्या तकलीफ़ें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, तो शायद और भी आपको बहुत सारे सिम्टम इसमें मिल सकते हैं। ये कुछ हमारे ऑर्गन ऐसे भी हैं, आप कुछ हमारे ऑर्गन ऐसे भी हैं जिन पे परमानेंट प्रॉब्लम आ जाता है कीमो के कारण, हार्ट पे, लंग्स पे, मतलब ऐसे किडनी पे, ब्लैडर पे, और कुछ ऐसे भी होता है कि अभी हुआ और कुछ सालों बाद फिर से वो रिलैप्स भी होते हैं। मेल फीमेल में इनफर्टिलिटी के चांस होते हैं कीमो के बाद, और फिर कई बार कैंसर रह जाता है एक आधा सेल भी, तो कुछ टाइम के बाद फिर से भी आ सकता है, अगर जेनेटिक डिफेक्ट है तो 10 साल बाद भी आ सकता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रॉब्लम हैं इसमें। लकी होता है वो व्यक्ति जिसकी ट्रीटमेंट जल्दी हो गई, जो न्यूरोथेरेपी में आ गया और जो ठीक हो गया। मैंने बताया वो जो अभी अभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डैमेज होते हैं, इनफर्टिलिटी आती है, पर मैंने बताया वो लेडी जो थी, जो 21 ईयर प्लास्टिक एनीमिया, उसके 2 बच्चे हैं, रेडिएशन हो चुका था, कीमो हो चुका था। तो मेरे पास बहुत पेशेंट नहीं है, लेकिन 2-4 जो पेशेंट के हैं, तो मुझे लगता है हमारी ट्रीटमेंट
सभी ऑर्गन को ठीक कर सकती है, क्योंकि आज उसको डॉक्टरों ने बोला था इसको कभी भी बच्चा नहीं होगा, लेकिन उसके 2 बेबी हैं और ये प्रूव करता है कि न्यूरोथेरेपी ने उनको ठीक किया। अभी मैं मेरे कुछ पेशेंट हैं उनके एग्जाम्पल दूंगी। ज़्यादा नहीं है, 4-5 केस हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम का भी प्रॉब्लम होता है। अभी मेरा टाइम ख़त्म हो रहा है, तो उसमें पहले एक 64 एज की लेडी हैं, नाम थोड़ा सा भी नहीं बता रही हूँ, बॉम्बे में ही रहते हैं। उनका यूट्रस और ओवरी वगैरह रिमूव कर दिए थे। उनको कुछ महीनों पहले पता चला कि कैंसर है, वो रिमूव किया। कुछ दिनों बाद फिर से जब चेक किया तो पेल्विक में भी था, तो वहाँ पर भी एक नोड थी। वो लेडी चल नहीं सकती थी, झुक के चलती थी, उठने में तकलीफ थी। वो बोली उठने में मैं पैर ऐसे रख ही नहीं सकती, वीडियो है मेरे पास। बोले पैर ऐसे उठा के ऐसे मैं झुक मतलब करवट नहीं ले सकती। तो ये सब चीज़ें थी उनके। तो ट्रीटमेंट मेरे ख्याल से नवजोत जा रहा है, नवजोत है यहाँ, हाँ जा रहा है। बहुत अच्छा रिजल्ट है। वो लेडी 1 महीने में चलने फिरने लग गई। उसके जो भी साइड इफ़ेक्ट होंगे, क्योंकि कीमो चल रही थी, उसके कुछ 12 साइकिल हो गए कीमो के। उसके बाद हमारी कम से कम 2 साइकिल बचे थे जब हमारी ट्रीटमेंट शुरू हुई। और उसके बाद धीरे धीरे उनमें एनर्जी आती गई। उनके अंदर जो मतलब बाल गिरे ही नहीं उनके 64 एज में। और उसके बाद वो जो टेढ़े मेढ़े चलते थे वो सीधी हो गई, अच्छी चलने लग गई। और अभी मैं यहाँ आ रही थी तो बोले आप लोग अभी 4-5 दिन नहीं हो तो हम जरा घूम के आते हैं हस्बैंड वाइफ। तो वो घूमने चले गए। तो ये न्यूरोथेरेपी में जादू है जो कीमो के साइड इफेक्ट निकाल सकता है। मैं नहीं जानती वो कितना ठीक हुई है, क्योंकि अभी तो उनके टेस्ट चल रहे हैं। टेस्ट 5 साल तक चलते हैं तो पता चलता है उसमें क्या ठीक हुआ है। और 10 साल के बाद डॉक्टर गारंटी देते, तो हम कहाँ से गारंटी दें। पर लाइफस्टाइल तो ठीक हुई, उसको जो तकलीफें थी वो तो कम हुई। अब मैं एक बहुत ही तकलीफ में लेडी थी उसकी बात करूँगी। 76 एज थी, इसमें शायद नहीं लिखा है, नहीं ये अलग है। वो लेडी वाशी की पेशेंट हैं, 67 एज थी और उनको 10 साल पहले ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। उसके बाद वो ठीक है। और सबसे बड़ी बात, केम हॉस्पिटल में हेड नर्स थी वो, और उसकी बेटी प्रोफेसर है। तो वो मेरे पास आई थी वाशी क्लिनिक पे कि दीदी मैं ये नहीं कहती आप मेरी माँ को ठीक करो, मगर उसको जो तकलीफ़ है हम देख नहीं पा रहे हैं, प्लीज़ आप उसके लिए कुछ करो। तो उसने हिस्ट्री बताई कि 10 साल पहले हुआ था, वो ठीक हो गया। उन्होंने कुछ टिबेटियन आयुर्वेद किया था, उससे वो ठीक हो गई थी, बिल्कुल ठीक। 10 साल बाद फिर उसको बैक पेन हुआ और वो रहती थी बड़ौदा में अकेली। फिर उसकी बेटी उनको लेकर आ गई यहाँ। उसके बाद वापस टेस्ट हुए तो उसने एक ही कसम खाई थी, एलोपैथी नहीं लूँगी, क्योंकि वो ज़िंदगी भर केम हॉस्पिटल में थी। तो बोली ये साइड इफ़ेक्ट इतने ख़राब होते हैं कि आदमी जल्दी जाता है, तो मुझे लेने ही नहीं, वैसे भी मेरी उम्र हो गई है। तो उसने कोई भी एलोपैथी दवाई नहीं ली थी। इसीलिए मैं वो कीमो का बात नहीं कर रही हूँ, मगर हमारी थेरेपी कहाँ तक पहुँच सकती है। तो मैं गई, मैंने देखा वो बेड पे लेटी हुई थी, 3 महीने से वो लेडी उठी नहीं थी। उसके लिए बाई रखी हुई थी, वो स्पंज करते थे, उनको डायपर पहनाते थे। और वो बॉडी का कोई पार्ट ऐसा नहीं था जहाँ दर्द नहीं था, मतलब ऐसे टच करने में दर्द था। तो मैं सोच में पड़ गई कैसे ट्रीटमेंट देनी। और एक बार उसने तो रिफ्यूज़ किया, मेरे को लेना ही नहीं है, मेरे को कुछ नहीं लेना, अब मेरे को मरना है। फिर मैंने थोड़ा बैठ के समझाया, बताया कि देखिए मरना तो हर एक ने है, आपका टाइम हुआ है कि नहीं आपको क्या पता। ऐसे पड़े पड़े 3 महीने तो हो गए, और अगर 2 साल निकल गए ऐसे पड़े तो क्या होगा। बोले आपकी बीवी बेटी परेशान, जवाई परेशान, 2 छोटे छोटे बच्चे वो परेशान। बोले आप कुछ ऐसा है, मैं कुछ भी दवाई नहीं दे रही, थोड़ा सा आपको मसाज जैसा लगेगा, लेकिन अब देखो तो सही करके। फिर वो तैयार हो गए कि ठीक है। अब मैंने सोचा कि एक ट्रीटमेंट कैसे करनी है, तो मैंने सिर्फ हल्का, हम 2 फिंगर जोर से देते हैं, मैंने लाइट दिया इतना कि जो 2 दिन के बच्चे को देते हैं वैसा 2 फिंगर दिए। उसके बाद मैंने जो किया है
उसकी फुल बॉडी पे फेदर टच, उसके स्पाइन पे किया, हाथों पैरों पे किया, ये किया। और फिर मैंने वो जो उनके साथ वो केयर टेकर थी उसको बोला इनको ना साइड में करो ताकि मैं पीठ पे भी कर सकती हूँ। तो वो केयर टेकर उसको साइड में करने उठी, वो अपने आप साइड में हो गई। तो उसकी बेटी उठ के खड़ी हो गई, बोले क्या? मैंने पूछा क्या हुआ, आप खड़े क्यों हो गए? बोले मम्मी पहली बार ऐसे साइड में हुई है, फर्स्ट टाइम। और आप यकीन करो उस दिन वो लेडी 15 मिनट बैठी और बेटी को बोली चाय बनाओ, मैं इनके साथ चाय पीऊंगी। और उसके बाद वो 8 साल जिंदा थी, बिल्कुल ठीक, 3 महीने की ट्रीटमेंट में। तो ये जादू है। अभी मेरा टाइम इन्होंने घंटी बजा दी है। तो हैं 2-4 केस ही हैं, वो मैं एक केस से आप समझ सकते हो कि हम ब्रेन ट्यूमर का केस, वो बहुत अच्छा है। मैं खाली उसका ना एक वीडियो दिखा दो बस। तो वो वीडियो आप देखो, ये ब्रेन ट्यूमर का केस है। हाँ नहीं है, ओके जाने दो। वो अभी मैंने शायद दिया नहीं, इनके पास था, अभी मेरे पास नहीं है। मगर उसमें वो बंदा बेड से उठ नहीं सकता था, 2 लोग उसको उठाते थे, वो अपने आप आज चल के जाता है। और इसको सिर्फ 2 या 3 महीने हुए हैं इस ट्रीटमेंट को, अपने आप चलने फिरने लग गए। नेक्स्ट ईयर हम ये सारे दिखाएंगे आपको। तो 5-6 पेशेंट हैं जिनमें बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और लोगों को की क्वालिटी लाइफ चेंज हुई है, लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, उनको न्यूरोथेरेपी से बहुत आराम है, नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, चल सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो ये हमारी न्यूरोथेरेपी की एक अचीवमेंट है। थैंक यू वेरी मच।